Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular lecture would be 1st of November to 7th of November. यानी कि 1st नवंबर से लेके 7th नवंबर तक जो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कौन से इवेंट्स या कौन सी न्यूज आइटम्स हैं दैट वी हैव टू कवर फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट विल वी कवर इन टुडेज वीडियो. Number 1, NASA's Perseverance mission. Now NASA's Perseverance mission जो मार्शियन मिशन है नासा का, मार्स पे नासा ने एक रोवर भेजा हुआ है, उसके बारे में हम बहुत सारी डिस्कशंस पहले के करंट अफेयर्स वीडियोस में कर चुके हैं. बट ये जो रोवर लैंड कर चुका है नासा मार्स पे, नासा का रोवर ये जो लैंड कर चुका है, इससे रिलेटेड अभी कोई नई डेवलपमेंट हुई है, तो इसीलिए फिर से ये मिशन पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इससे रिलेटेड डेवलपमेंट हुई है. राइट, तो इसीलिए हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट है डेंगी आउटब्रेक. आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डेंगी एक तरह से एपिडेमिक सा बनता जा रहा है. बहुत सारे डेंगी के केसेस क्लाइंब करते जा रहे हैं, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा. नाउ ये डेंगी के केसेस क्यों क्लाइंब करते जा रहे हैं, डेंगी आउटब्रेक क्यों हो गया है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे. थोड़ी सी नॉलेज हम डेंगी वायरस के बारे में भी ले लेंगे कि कौन से मस्कीटो से ये ट्रांसमिट होता है, क्या इसकी खास बात है, वगैरह वगैरह. देन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम दिया है कि हम टेक्निकल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे. राइट, ना ये तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रही है. ना एक्सपोर्ट का जहां तक टॉपिक होता है वो हम इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं, बट यहां पे बात हुई है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की. तो क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात हुई है इसीलिए हम इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर करेंगे. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर कि व्हाट आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती क्या है एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेक्सटाइल्स जो क्लोथिंग वगैरह होती है. ऑलराइट, और फिर एंड में मैं आपको दूंगा कुछ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस जो इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे, और उन एमसीक्यूज के आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताने हैं. ऑलराइट, मेक सेंस. चलो फिर बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद इशू नंबर 1, नासा's परसिवेरेंस मिशन. ओके, नाउ न्यूज में क्या आया था नासा's परसिवेरेंस मिशन से रिलेटेड वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे ये परसिवेरेंस मिशन है क्या. ऑलराइट, सो व्हाट इज इन द न्यूज. NASA's Perseverance Mars rover has emerged from its first solar conjunction blackout and gotten back to work on the red planet. Now इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो व्हाट रेड प्लैनेट इज. मार्स को जनरली हम रेड प्लैनेट कहते हैं. तो ये जो नासा का परसिवेरेंस मिशन है, इट इज अ मार्शियन मिशन, ये तो हमें समझ आ गया. दूसरा, ये जो नासा का परसिवेरेंस मिशन है ना, इसमें पता क्या है, नासा की कोशिश है थ्रू दिस मिशन कि एक रोवर लैंड करवाया जाए मार्स पे. वो रोवर मूव करेगा, ठीक है, रोबोट होगा वो एक तरह का, और उसे रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा अर्थ से. तो अर्थ से उसे कमांड्स भेजी जाएंगी और उसी हिसाब से वो मूव करेगा. मेन काम इस रोवर का ये है कि ये मार्स के रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करे और फिर ये फ्लाई बैक करे, अर्थ पे लेके आए. सो नासा का परसिवेरेंस मिशन का मेन एम है कि मार्शियन रॉक, मार्स की रॉक्स को कलेक्ट करके अर्थ पे लेके आया जाए ताकि हम उसके लैब टेस्ट या लैब एनालिसिस कर सकें. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्लाई बैक मिशन. नाउ नासा का जो ये रोवर है, एक्चुअली इस रोवर को मूव करने के लिए, रॉक सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए अर्थ से कमांड की जरूरत होती है. तो ये अर्थ से ऑपरेट होता है. प्रॉब्लम यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि देखो ये अर्थ है, ये मार्स है. नाउ इनके बीच में कभी कभी सन आ जाता है कि अर्थ इस साइड पे है, मार्स इस साइड पे है ऑर्बिट के, देखना, और बीच में सन आ जाएगा. जब कभी अर्थ और मार्स के बीच में सन आ जाता है ना, तो वो अर्थ से भेजे हुए सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है. राइट, तो उस चक्कर में हम क्या नहीं कर पाते, हम ये जो रोवर है, परसिवेरेंस का रोवर है, जो परसिवेरेंस रोवर, इसको अर्थ से ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि सिग्नल्स ही नहीं पहुंच रहे हैं मार्स तक. नाउ जब ऐसी सिचुएशन होती है उसे हम कहते हैं सोलर कंजंक्शन. इस टाइम पे मिशन सस्पेंड हो जाता है क्योंकि अर्थ से कमांड्स ही नहीं जा सकती मार्स पे. नाउ अभी न्यूज ये आई है कि कुछ समय पहले ये सोलर कंजंक्शन आ गया था और अभी मार्स सोलर कंजंक्शन से निकल चुका है.
इसका मतलब यह है कि अब से हम कमांड्स भेजना स्टार्ट कर सकते हैं और ये मिशन जो सस्पेंड हुआ था बिकॉज ऑफ सोलर कंजंक्शन अब रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये नई डेवलपमेंट थी। क्लियर? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सोलर कंजंक्शन क्या है, क्योंकि इससे सवाल प्रीलिम्स में आ सकते हैं, राइट? और आपसे यह भी पूछ सकते हैं, क्योंकि न्यूज में दोबारा आ गया परसिवरेंस मिशन, कि परसिवरेंस मिशन है क्या। ऑलराइट, चलो बाकी चीजें देख लेते हैं। The car-sized Perseverance and other Mars spacecraft had to stand down for about 2 weeks. 2 हफ्ते तक चला solar conjunction. Recently, when the red planet slipped behind the sun from Earth's perspective. In this alignment known as solar conjunction, our star can corrupt. Our star means sun. हमारा star तो sun ही है ना? Can corrupt commands sent from Earth to Mars. So NASA and other space agencies do not take the chance. क्योंकि सिग्नल्स करप्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सिग्नल पहुंच जाएं पर डिस्टॉर्शन आ जाएगी, तो हम कोई रिस्क ही नहीं लेते कि लेफ्ट की कमांड दी राइट हो गया, ऐसी डिस्टॉर्शन होती है। क्लियर? नाउ हम देखते हैं कि नासा का ये परसिवरेंस रोवर है क्या, इसकी डिटेल्स क्या हैं, क्या क्या ये साथ लेके गया हुआ है, जिससे ये वहां पे कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स इस साथ गई हैं इस रोवर पे, जिससे रॉक सैंपल्स कलेक्ट होंगे, एनालिसिस होगा वगैरह वगैरह। It was a mission launched by NASA in 2020 aboard the Atlas V rocket. ये याद रखना है, ये जो रोवर वगैरह है, जितने भी पेलोड्स थे, ये किस रॉकेट पे गए हैं? Atlas V रॉकेट पे, to explore Jezero crater on the Martian surface. Now crater तो आपको पता है, क्रेटर क्या होता है? अर्थ पे भी क्रेटर क्या होगा कि एक हॉलो सा डिप्रेशन है, लैंड है उसमें एक हॉलो सा ऐसे कटोरी जैसे डिप्रेशन है ना। वो क्रेटर जो है वो मार्शियन सरफेसेस पे भी है, मार्स पे भी क्रेटर होगा ना। मार्स पे एक क्रेटर है जिसका नाम है जेजेरो क्रेटर, वहां पे आपने ये रोवर लैंड करवाया और ये वहां पे मूवमेंट करेगा, रॉक सैंपल्स कलेक्ट करेगा। क्लियर? द मेन एम ऑफ द मिशन इज टू कलेक्ट रॉक सैंपल्स फ्रॉम मार्स एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ। नाउ पेलोड क्या क्या लेके गया है ये अपने साथ? इट कैरिड अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मॉक्सी और मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट, which for the first time manufactured molecular oxygen on Mars using carbon dioxide from the carbon dioxide rich atmosphere. ठीक है, देखो हमारा मेन एम पता है क्या है कि हम कभी मार्स पे भी रहने लग जाएं, ये हम सोच रहे हैं ना। मार्स पे ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो आप ये इंस्ट्रूमेंट लेके गए हो ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है कि जो मार्स का कार्बन रिच एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके किसी तरह रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शन करके आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस करो। तो आप मास लेवल पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की सोच रहे हो बिकॉज यू वांट टू इनहैबिट द प्लैनेट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो इसीलिए ये भी लेके गया है। एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है कि कैसे मार्स को हैबिटेबल बनाया जा सकता है अर्थ लिंक्स के लिए। इट कैरिड इंजेन्युइटी, द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स। और ये जो परसिवरेंस मिशन है इसमें तो एक रोवर है, एक हेलीकॉप्टर भी आप लेके गए हो जो रिमोटली ऑपरेट होगा अर्थ से, और ये पहला हेलीकॉप्टर होगा जो मार्शियन सरफेस पे फ्लाई करेगा, मार्स पे फ्लाई करेगा, राइट? तो ये इट इज वन ऑफ द, मतलब ये एक हिस्टोरिक मिशन है। सो आपको रिमेंबर करना है, यू हैव टू रिमेंबर इंजेन्युइटी, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम, इसका फंक्शन और कौन सा रॉकेट था। ऑलराइट, नाउ मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परसिवरेंस रोवर, ये जो मिशन भेजा है नासा ने, इसका मेन पर्पस क्या है? लुक फॉर साइंस ऑफ एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ। ये जो रॉक सैंपल्स लाएंगे, ये रॉक सैंपल्स को जब एनालाइज करेंगे तो इससे हम पता क्या देखना चाहेंगे? देखो, कहा यह जाता है कि मार्स पे कभी लाइफ पॉसिबल थी, अब खत्म हो चुकी है, अब वो प्लैनेट इनहैबिटेबल है, पर कभी दिस प्लैनेट वाज हैबिटेबल फॉर लाइफ फॉर्म्स, कभी मार्स पे लाइफ पॉसिबल थी। तो अगर लाइफ पॉसिबल थी और ये माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह वहां पे कभी एग्जिस्ट करते थे, तो आज वो बैक्टीरिया मार्स की रॉक्स में दबे होंगे, तो तभी आप उन रॉक्स का एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, साइंस फॉर माइक्रोबियल लाइफ। कलेक्ट मार्शियन रॉक एंड डस्ट सैंपल्स फॉर लेटर रिटर्न टू अर्थ, ये है। डिलीवर एन एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर, ये हम बात कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंजेन्युइटी। स्टडी द क्लाइमेट एंड जियोलॉजी ऑफ मार्स, डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर मार्स मिशंस। आज अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी टेस्ट करके देख लें मार्स पे, तो फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या वहां पे हम एस्ट्रोनॉट्स जा सकते हैं, क्या वहां पे हम बेस बना सकते हैं। परसिवरेंस मिशन का मेन एम यही है, टू टेस्ट मार्शियन सरफेस, चेक करें कि मार्स पे हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट? नाउ मार्स के ऊपर जो मिशन है, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी ये स्पेस एजेंसीज हैं उनके लिए मार्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मार्स को लेके उनकी फैसिनेशन बहुत ज्यादा है।
ना मार्स को लेके इतनी एक्सप्लोरेशंस क्यों हो रही हैं? इंडिया ने मंगलयान भेजा, यूएई ने भी एक मार्स मिशन भेज दिया, राइट? और बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी तो नहीं, जो अच्छी स्पेस एजेंसीज वाली कंट्रीज हैं वो मार्स पे मिशंस भेजती रहती हैं। मार्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, ये रीजंस है। व्हाई इज मार्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट? क्यों मार्स को क्यों हम देखते हैं इतना ज्यादा? मार्स इज लोकेटेड इन द वेरी नियर बैकयार्ड। मार्स अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो कभी फ्यूचर में किसी प्लैनेट पे जाना है तो मार्स सबसे पहला स्टॉप है आपका, 200 मिलियन किलोमीटर्स अवे। इट इज अ प्लैनेट दैट ह्यूमंस कैन एस्पायर टू विजिट और टू स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। कभी आपने सोचा हो कि इंटर प्लैनेटरी स्पीशीज हम बन जाएं, कि हम मल्टीपल प्लैनेट्स पे अपना बेस बनाएं, तो सबसे पहले मार्स पे हम बेस बनाएंगे, राइट? मार्स हैड अ फ्लोइंग वाटर एंड एन एटमॉस्फेयर इन द डिस्टेंट पास्ट। कभी कोई जमाना था जब मार्स में वाटर, रिवर्स फ्लो करती थी, क्योंकि उसके साइंस हमने देखे हैं। ऐसे रिवर बेड्स बने हुए हैं, वाटर नहीं है अब, पर रिवर बेड्स बने हुए हैं, और एटमॉस्फेयर भी था उसका। अब तो एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका है मार्स का, तो यहां पे कभी लाइफ थी, and perhaps conditions to support life. Therefore, search for biosignature. Biosignature का मतलब signs for life. Bio मतलब life होता है ना, biology. तो signs for life का होता है biosignature. Biosignatures on Mars becomes an exciting option for explorers. It has implications for commercial space travel. अच्छा, एक और चीज है, कभी आप सोच रहे हो कि आपने डीप स्पेस ट्रैवल करना है, दूसरी गैलेक्सीज में जाना है या दूसरे सोलर सिस्टम्स में जाना है, तो आप सीधा अर्थ से जाने के बजाय, होता नहीं है कि जब हमें दूर जाना होता है तो हम बीच में एक स्टॉप भी लेते हैं, हॉल्ट भी लेते हैं, तो मार्स वो हॉल्ट हो सकता है फॉर डीप स्पेस ट्रैवल। पर अगर मार्स पे अच्छे बेसिस बने हो हमारे, तो इसके लिए भी मार्स को टेस्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये थी सारी डिटेल्स परसिवरेंस मिशन के बारे में। और ये जो आपका सोलर कंजंक्शन होता है, जिसपे सवाल आ सकता है प्रीलिम्स में, वो क्या होता है, एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस एजेंसीज, ये अब आपको समझ आ गया, आई होप। ऑलराइट, चलो अब हम नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं, विच इज अबाउट डेंगी आउटब्रेक। बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स आर फुल ऑफ डेंगी पेशेंट्स, एंड कई कई केसेस में तो डेंगी रिलेटेड डेथ्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो हम डेंगी के बारे में जान लेते हैं, डेंगी एक्चुअली है क्या, व्हाट इज डेंगी, फिर न्यूज के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, डेंगी है क्या? डेंगी फीवर इज अ काइंड ऑफ हेमोरेजिक फीवर कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। नाउ इस स्टेटमेंट में आपको दो इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। एक तो डेंगी कॉज कैसे होता है, डेंगी होता क्यों है, क्योंकि आप इंफेक्टेड हो जाते हो डेंगी वायरस से, ठीक है। दूसरा, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, फीवर होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, पर यहां पे लिखा हुआ है हेमोरेजिक फीवर। इसका मतलब क्या है ना? देखो, आपने सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जब भी डेंगी हो जाता है ना, डेंगी किसी को होता है, तो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और किसी के अगर बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो उसको प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, राइट? ये तो सबने सुना है ना। प्लेटलेट्स का काम क्या है आपके ब्लड में? देखो, आपका जो ब्लड है ना, वो 3 पार्टिकल्स का बना हुआ है। एक तो सीरम है, चलो वो तो फ्लो कर रहा है, पर आपका जो ब्लड है ना, वो 3 पार्टिकल्स का मेजरली बना हुआ है। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपको इम्यूनिटी देते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं ब्लड के थ्रू और रेड कलर के होते हैं, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। नो, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है? देखो, आपने कभी देखा होगा, कभी आपको चोट लगती है, ब्लड निकलता है, तो ब्लड ना अपने आप सूखने लग जाता है, राइट? अपने आप सूखने लग जाता है ना? और फिर वो जो सूखा हुआ ब्लड है वो ब्लॉक कर देता है आपकी वुंड को, जिसमें से और ब्लड नहीं निकलता। यही होता है ना, ब्लड सूख जाता है ना। ब्लड आपका पता है क्यों सूखता है? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाए ना, तो आपकी बॉडी के अंदर, नॉट बाहर, बाहर तो चोट से ब्लड निकलता है, बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। आपके रेड पैचेस बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है ना? बिकॉज प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। नाउ इंटरनल ब्लीडिंग को हम हेमोरेज कहते हैं। हेंस फीवर तो आपको होता है डेंगी से, पर ये हेमोरेजिक फीवर क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है अगर सिवियर केस हो। और इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, हेंस इसका नाम हेमोरेजिक फीवर है। ऑलराइट, नेक्स्ट, द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो। ना, ये भी हम जानते हैं कि मच्छर के काटने से हो जाता है आपको,
ना होता तो आपको कॉजेटिव एजेंट तो डेंगू वायरस है, पर वो डेंगू वायरस आपकी बॉडी में पता है कैसे एंटर करता है? अगर आपको एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो ने बाइट कर दिया तो ये जो डेंगू वायरस है पहले इस मस्कीटो में होता है, फिर आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस मस्कीटो के काटने से डेंगू वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है और फिर आपको ये हो जाता है, सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? मेक सेंस? तो ये याद रखना, एडीज और फीमेल एडीज मॉस्किटो। अच्छा, इस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट तो डेंगू वायरस है, पर इसका वेक्टर क्या है? वेक्टर मतलब जो वायरस या जो बैक्टीरिया किसी और ऑर्गेनिज्म पे आके आपकी बॉडी में आता है उसे वेक्टर कहते हैं, राइट? तो डिजीज तो डेंगू वायरस से हो रहा है, पर वेक्टर फीमेल एडीज मॉस्किटो है, तो याद रखना इसे वेक्टर कहते हैं, जिसके थ्रू वायरस आएगा आपकी बॉडी में। क्लियर? एडीज इज अ डे टाइम फीडर एंड कैन फ्लाई अप टू लिमिटेड डिस्टेंस ऑफ 400 meters. Although it usually results in mild illnesses, severe dengue infections can sometimes prove to be fatal. Death भी हो जाती है। WHO estimates suggest an annual incidence of 100 to 400, 10 से 40 करोड़ एनुअल केसेस होते हैं डेंगू के वर्ल्ड वाइड। Dengue infections every year, with its global incidence growing dramatically in recent decades. अच्छा, डेंगू जब आपको हो जाता है ना, तो आपने सुना होगा देसी इलाज तो बहुत सारे हैं कि आप पपाया एक्सट्रैक्ट ले लो, आप गिलोय ले लो, आप पानी ज्यादा पियो। ये तो नेचुरोपैथी वाले इलाज हैं, पर कोई मेडिसिन नहीं है डेंगू को वो करने के लिए, क्या कहते हैं, क्योर करने के लिए। डेंगू को क्योर करने के लिए अभी तो कोई मेडिसिन नहीं है, ये वायरस अपने आप ही चले जाता है। बस आपको ना सिम्टम्स कम करने के लिए पैरासिटामोल लिख देंगे, और जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं उसके लिए मेडिसिन है, पर वायरस को निकालने के लिए कोई मेडिसिन नहीं और कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो ये जिसको डिजीज होता है वो एक हफ्ते के लिए तो जाता ही जाता है और अपने आप चले जाता है वायरस से। क्लियर? चलो, When do dengue cases peak? अब डेंगू कब पीक करता है, कब डेंगू ज्यादा होता है? देखो, ये जो डेंगू कॉज करने वाला मस्कीटो है ना, एडीज एगियापैथी, इसका फुल नेम है फीमेल एडीज मस्कीटो, या ये नाम है। तो ये जनरली पता कब होते हैं? देखो, ये जो मस्कीटो होते हैं ना, जनरली पता कब होते हैं? जब मॉइस्चर अच्छा खासा अवेलेबल हो और हीट हो थोड़ी सी, तो ये मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। और ज्यादातर ये पता है कहां मल्टीप्लाई करते हैं? जहां स्टैग्नेंट वाटर हो। तो जहां स्टैग्नेंट वाटर होगा ना, वहां ये मच्छर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। जनरली तभी ये मॉनसून के बाद पीक करते हैं। मॉनसून के बाद ऐसे वाटर सोर्सेज हो जाते हैं जहां पे ये मच्छर मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तभी आपको कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे वाटर स्टोर्ड है, ओपन में स्टैग्नेंट वाटर है, तो फटाफट खाली कर दो, नहीं तो ये मस्कीटो मल्टीप्लाई करता जाएगा। Every year from July to November an upsurge in case dengue has been observed. तो जनरली मॉनसून से लेके विंटर्स तक ये काफी ज्यादा होता है। Dengue cases in Punjab have reached 16,000, an all-time high figure since 2016. Now पंजाब में ये एपिडेमिक या पंजाब में बहुत ज्यादा डेंगू केसेस क्यों हो गए? दो कारण है। Source reduction of mosquito breeding sites and adult control measures are grossly inadequate. Like indoor spray आपने कर दिया, fumigate कर दिया, ये fogging वगैरह नहीं हुई रूटीन में, जो होनी चाहिए वो नहीं हुई पंजाब में। Next, when dengue is reported, measures to control in that area are ignored. तो ये दो कारण है। क्लियर? पर इस न्यूज का मेजर पर्पस पता क्या था? वैसे ये जो न्यूज मैंने आपके करंट अफेयर्स में इंक्लूड करी है, आपको इसके बारे में बताना। व्हाट इज डेंगू, वेक्टर कौन है इसका, क्या करता है ये, और WHO ने इसके बारे में क्या बोला है। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो, अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट न्यूज पे, विच इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्टेप्स ले रही है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मार्केट दिख रही है, जिससे हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं और इंडिया को फायदा हो सकता है जीडीपी के टर्म्स में। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं क्या, राइट? तो पहले देखते हैं व्हाट आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। देखो, जब भी हम टेक्सटाइल्स की बात करते हैं ना, तो क्लोथिंग, गारमेंट्स, एपरल्स वगैरह इन सब की बात करते हैं। नाउ ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें
एस्थेटिक वैल्यू के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। एस्थेटिक वैल्यू मतलब अच्छे कौन से कपड़े लग रहे हैं, शर्ट्स अच्छी होनी चाहिए, डिजाइनर होनी चाहिए, अच्छे। एस्थेटिक मतलब जो देखने में आपको अपील करें, उसके लिए कपड़े आप बनाते हो, उसके लिए टेक्सटाइल्स आप मैन्युफैक्चर करते हो, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे टेक्सटाइल्स आप मैन्युफैक्चर करते हो। पर कई बारी कुछ ऐसी टेक्सटाइल्स होती हैं जिनका मेन काम सुंदर दिखना या अच्छा दिखना नहीं है, उनका मेन काम कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि जो बुलेट प्रूफ वेस्ट होती हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट, उनका मेन काम यह नहीं है कि वो अच्छी दिखें, उनका मेन काम है कि बुलेट को ब्लॉक कर दें। वैसे ही आपने देखा होगा कहीं सीट कवर्स जो होते हैं उन्हें आपने फायर रिटार्डेंट बनाया कि आग ना पकड़ें वो, राइट। और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो कि कहीं अगर वायर वगैरह टच हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पूरी सीट में ना फैल जाए, राइट। तो ये इसका एक फंक्शनल काम है, ब्यूटीफाई इतना नहीं है, फंक्शनल काम है ना। तो ऐसे फायर रिटार्डेंट क्लॉथ्स या फ्लेम रिटार्डेंट क्लॉथ्स हो गए, बुलेट प्रूफ वेस्ट हो गई, स्पेस सूट हो गए, स्पेस में जाने के लिए जो सूट होते हैं, इन्हें हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं, क्योंकि इनका मेन काम ब्यूटिफिकेशन नहीं है, इनका मेन काम करना है, फंक्शनल काम करना है, राइट। So technical textiles are defined as textile materials and products manufactured primarily for their technical performance and functional properties rather than aesthetic and decorative characteristics. ठीक है, बाकी आपकी शर्ट्स, लोअर वगैरह ये जो टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स हैं, इनके तो मेन काम ब्यूटीफाई मतलब जैसे डेकोरेटिव काम है ना इनका मेन, बाकियों का नहीं है। सॉरी, टेक्निकल टेक्सटाइल्स का नहीं है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंक्लूड टेक्सटाइल्स फॉर ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस, मेडिकल टेक्सटाइल्स होती हैं, इंप्लांट्स आप लगाते हो कुछ, देन जियो टेक्सटाइल्स हैं, एग्रो टेक्सटाइल्स है, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ ऐसे कवर कर रहे हो उनको, राइट। देन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, जैसे हीट एंड रेडिएशन प्रॉपर्टीज, जैसे जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो फायर डिपार्टमेंट में होते हैं, वो आग बुझाने जाते हैं तो कुछ एक सूट पहन के जाते हैं, राइट। उसका मेन काम ब्यूटिफिकेशन नहीं है, उसका मेन काम फायर से बचना है। जो बॉम्ब स्क्वाड वाले होते हैं वो भी कोई सूट पहन के जाते हैं कि एक्सप्लोजन से बचा सके। ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट, स्पेस सूट्स। ये करंटली टेक्निकल टेक्सटाइल मटेरियल आर मोस्टली वाइडली यूज्ड इन फिल्टर क्लोथिंग, फर्नीचर, हाइजीन, मेडिकल हाइजीन के लिए जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट क्लॉथ्स होते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होते हैं। Depending upon their application areas, technical textile products are divided into 12 broad categories. ये 12 categories हैं, इन्हें याद रखना। Clear? Now, अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है? गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यह मिशन लॉन्च करा था। इसका एम क्या था? To position the country as a global leader in technical textile and increase the use of technical textiles in domestic market. अब इस मिशन के 4 कंपोनेंट्स हैं, वो चारों के चारों कंपोनेंट्स आपने खुद पढ़ने हैं, बहुत इजी हैं, इन्हें याद रखना है। इनमें डिस्कशन हम इसलिए नहीं करें क्योंकि समझाने वाला कुछ नहीं है, इन्हें आपने रट्टा मारना है, याद रखना है। These are the 4 components of national mission for a national technical textile mission. All right? And ये है करंट स्टेटस क्या है। The world market for technical textiles is $250 billion, जिसमें से इंडिया का शेयर 19 बिलियन है। तो इंडिया के पास स्कोप है और एक्सपैंड करने का। करंटली कौन सी कंट्रीज ग्लोबल लीडर्स हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स में? यूएस, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान। The center is targeting 5 times increase in export of technical textiles in 3 years. उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेके आई, मिशन लेके आई, वो यहां पे दिया हुआ है। ऑलराइट, मेक सेंस? और इसी के साथ हमारे आज के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स कवर होते हैं। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज, जिनके आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ऑलराइट, एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर फॉर डेंगू डिजीज? एडीज, फीमेल एनोफिलीज, सीसी फ्लाई, ब्लैक फ्लाई। Question 2, which of the following is not an application for technical textiles? Bulletproof vests, space suits, garments and apparels, geotextiles. दोनों के आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। Alright? चलो फिर, that's it from my side guys. I hope you liked today's lecture and I hope if you have any doubts then you'll definitely ask us those doubts. आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर संयोगिता मैम ने लेना था पर वो नहीं ले पाए and that's why I pitched in because संयोगिता मैम is not well. नेक्स्ट टाइम से संयोगिता मैम ही आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स लेंगे। ऑलराइट, सो इफ यू गाइज आर मिसिंग संयोगिता मैम, वेल देन लेट मी अश्योर यू कि मैम जल्दी आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए फिर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।